Very good morning to you all. How are you all keeping? You all there? Am I audible? You all have to confirm once so that I can move ahead with the lecture. Is my voice clearly audible? Is there any disruption in the voice? You'd have to tell me if I'm clearly audible and visible so that I can proceed with the lecture. Hey, Anjali. So, hi everyone, my name is Shraddha Aneja and I will be taking subjects like Registration Act, Partnership Act, Sale of Goods Act, Specific Relief Act, Hindu Law, Rent Laws, Limitation Act, etc. ठीक है. As of now, I'm going to give a demo for Specific Relief Act. ठीक है. मुझे एक बार बता दें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नाम किसने सुना और पढ़ा किसने पहले कभी जिंदगी में कॉलेज में. नाम किसने सुन रखा है? आपने नाम सुन रखा है? नाम सुन रखा है? नाम सुन रखा है? नाम 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 तो सुना है. पढ़ा किसने है? आपने पढ़ा है कॉलेज में? ठीक है. और किसी ने कॉलेज में पढ़ा है? आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा है? डर के मत बोलो, मैं सवाल नहीं पूछने लगी. हाँ, आपने भी पढ़ा है? आपने पढ़ा है? ठीक है. याद है कुछ? आपने नहीं पढ़ा? हमारे तो सिलेबस में नहीं था कॉलेज में. याद है कुछ? थोड़ा बहुत याद है. ओके, लेट्स जस्ट डू इट. ओके, सबसे पहले ना, ओके, एसआरए जैसा सब्जेक्ट होता है ना, इट इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट बट वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू डेवलप इंटरेस्ट. एक बार इंटरेस्ट डेवलप करने की जरूरत है आपको. मजाक जैसे लगेगा, इजी लगेगा, फन लगेगा, बोरिंग नहीं है ना. मजा आएगा करके. ठीक है. तो माय पैटर्न ऑफ टीचिंग वुड बी, for my subject at least, you will never need a book. ठीक है. I'll try to give you all the notes. I'll try to give you enough material for the class itself and all the questions also mains के हिसाब से, P के हिसाब से, so that there is no need for you all to sit back at home and then search for some material. You would not need material. You would just need to revise the content that I'm giving. That will be more than enough for you all. ठीक है. I'll give content with regards to latest case laws, landmark judgments, etc. Everything. लैंग्वेजेस रहेंगी बाइलिंगुअल, रादर ट्राइलिंगुअल. ठीक है. क्योंकि सब लोग को पंजाबी समझ नहीं आती, इसलिए पंजाबी थोड़ी कम रह सकती है. अदरवाइज हिंदी इंग्लिश दोनों रहे. लैंग्वेजेस का लेक्चर का मिश्रण रहेगा. ठीक है. उसके बाद हाँ, मेरी स्पीड बोलने की थोड़ी सी तेज है, पर पढ़ाने की स्पीड तेज नहीं है. ठीक है. पढ़ाती मैं एक चीज को 3 बार रिपीट कर देती हूँ. यूजुअली 2-3 बार तो हो ही जाती है. उसके बाद आपको 5 बार चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं. ठीक है. लेकिन स्पीड बोलने की डेफिनेटली मेरी तेज है, तो आप मुझे टोक भी सकते हैं. आई डोंट माइंड कि समझ नहीं आ रहा वर्ड, वर्ड धीरे बोलो. ठीक है. दैट्स ऑल. वी विल स्टार्ट विद टुडेज क्लास. ठीक है. ओके. ओके, before I go into specific relief act as such कि यार पूरा का पूरा एसआरए पढ़ाना शुरू कर दूं, उससे पहले हम देख लेते हैं यार लॉज कितने तरह के होते हैं. लॉ पढ़ने तो आ गए हैं. लॉ होते कितने तरह के पहले ये पता कर लेते हैं. ठीक है. सबसे पहला, अब ये जो मैं बाइफर्केशन करने लगी हूँ, बुक्स में ऐसी बाइफर्केशन नहीं है. ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. पेपर में ये लिख के नहीं आनी होती है. ठीक है. सबसे पहला तो देखो, मैं बोल दूंगी ऐसे लॉज हैं विच डिफाइन राइट्स. ऐसे लॉज हैं विच डिफाइन राइट्स. फिर कहूंगी ऐसे लॉज हैं विच गिव प्रोसीजर. और तीसरे ऐसे लॉज हैं विच गिव रेमेडीज. तो हुआ क्या
अगर आपने ये करा तो आपको ये मिलेगा, अगर आपने नहीं करा तो आपको ये मिलेगा, अगर आपने ये कर दिया आपको सजा मिलेगी, अगर आपने ये काम नहीं करा तो भी आपको सजा मिलेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। जिसमें कुछ चीजों को, नई चीजों को डिफाइन करके दे दिया जाता है, ऐसे लॉज को हम नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं? सब्सटैंटिव लॉज। सब्सटैंटिव लॉज ऐसे लॉज होते हैं जो क्या क्या करते हैं, लेट अस सी। ये जो चीज है ये अगर आपके पल्ले पड़ गई तो डेफिनेटली लॉज को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर रहेगी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहला है आपके पास सब्सटैंटिव लॉ। अब सब्सटैंटिव लॉ करता क्या है, आप किसको याद करने का क्या तरीका है? देखो मैं कहती हूं CCDD, एक सब्सटैंटिव लॉ CCDD करता है। आप कहोगे CCDD क्या है, मैं कहूंगी देखो पहला तो देखो करता है डिफाइन, दूसरा करता है डिटरमिन, तीसरा करता है क्रिएट, और फोर्थ करता है कॉन्फर। क्या ये डिफाइन भी करता है, डिटरमिन भी करके देता है, क्रिएट भी करता है और कॉन्फर भी करता है किसी में कि यार ये आपका क्या राइट्स एंड ड्यूटीज, आपके राइट्स एंड ड्यूटीज को बताने वाला, बनाने वाला जो लॉ है, ऐसे लॉज को हम नाम देते हैं सब्सटैंटिव लॉज, ठीक है, ठीक है। अब बारी आ जाते हैं इधर। अब भाई ये बना के तो दे दिए, इनको पिक्चर में तो लाना है, मैंने बोल दिया ऐसा करोगे तो ऐसा, भाई कोई प्रोसेस भी तो होगा। वो प्रोसेस देने के लिए हमारे पास हमारे आ जाते हैं पिक्चर में प्रोसीजरल लॉज। प्रोसीजरल लॉज, अब प्रोसीजरल लॉज क्या चीज है, जो करते हैं PPM। PPM मतलब जो बताते हैं प्रोसीजर, प्रैक्टिस एंड मशीनरी। प्रोसीजर, प्रैक्टिस एंड मशीनरी ऑफ ये वाले लॉज यहां बताए गए थे। उनको कैसे चलाना है, उनको मशीनरी कैसे चलेगी उनकी, उनको प्रैक्टिस में कैसे लाना है, उनका प्रोसेस क्या रहेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी चीजें बताने वाले हमारे पास जो दूसरे नंबर के दूसरे लॉज हैं वो आ जाते हैं प्रोसीजरल लॉज, ठीक है। अब बारी आ गई, ये क्या है, नाम ही नहीं सुना होता क्योंकि नाम है ही नहीं, हमने बनाना है नाम अपने लिए, क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है, इसीलिए हमने इसका अलग से कैटेगरी बना के दे दी कि यार ये सब तो ठीक है, इस समय तो हम डालने के बाद में ऑफिशियली दो ही तरीके हैं यार, ऑफिशियल लॉज देखा जाए दो ही तरह के हैं, एक ये तरीका है, एक ये तरह का लॉ है, एक ये तरह का लॉ है। मैं तो तीसरा तरीका अपने मन से बना रही हूँ। मन से क्यों बना रही हूँ, ताकि आप लोग को आसानी से समझ आ जाए। वो तीसरा तरीका, तीसरा लॉ मैंने बना दिया ये, जी देखना ये सी बंद हो गया, चल पड़ा ना, हाँ हो गया होगा है ना। रेमेडियल लॉ, रेमेडियल लॉ से मेरा क्या मतलब है, ऐसा लॉ जो रेमेडी देता है। रेमेडी किस चीज की होती है यार, रेमेडी होती है जी, हिंदी में क्या बोलेंगे रेमेडी को, भरपाई तो नहीं बोल सकती, क्या कहेंगे हिंदी में, चार भी ठीक है, कुछ और रेलेवेंट वर्ड एक और होगा, और मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं आ रहा, रिलीफ, राहत, राहत इज अ बेटर वर्ड, है ना, राहत देने वाले लॉज। किस चीज से राहत देने वाले, यार ये इन्फ्रिंज हो गया था, है ना, प्रोसेस में जाके हम क्या करें, हमारा इन्फ्रिंज हो गया, हमारे को सही से कुछ बता दो, जो कोई और लॉ ना दे सके वो आप दे दो हमें, वो आ गया जी आपका रेमेडियल लॉ। डिड आई टर्न ऑन द रिकॉर्डिंग? ओके। आरती, अभिषेक, अंजलि, मयंक, Mehak and Prachi. Is it clear what I'm talking? Is it making sense to you? I hope it is. In case you find any problem with whatever I say, you can point me out, you can type, I will just check and get back. Okay, okay, all right? ठीक है, रेमेडियल लॉ हो गया।
You are currently the only person in this conference.
everyone. Arti, Abhishek, Anjali, Mayank, Mehak, Prachi, thank you for your patience. We had Babu cut here. There was some disconnect, trying to connect again. So please bear with us. You know, due to heavy rains, the system has been disrupted since morning. We're just trying to settle in and make peace with it since morning. So yeah, I know it's your very first day and you might be very anxious and agitated, but yeah, thank you. Okay. So we were at remedial law. Why is it a remedial law? You know, रिलीज दे रहा है. आपने डिवाइन में कराई थी सीट बुक, आपकी सीट दे दी गई थी किसी और को. जैसे आपकी सीट किसी और को दी गई थी, अब प्रॉब्लम क्या आ गई है जी? आप मांग रहे हो सीट, डिवाइन वाले कह रहे हैं जी पैसे ले लो, फीस तो पकड़ो वापस. वो कह रहे हैं, आप कह रहे हो फीस नहीं, वो कह रहे हैं हम 5,000 ऊपर से दे रहे हैं. आप कह रहे हो नहीं सीट. अब प्रॉब्लम आ गई. अब हम गए, हम कहते हैं यार किसी के साथ कोई चीज का वादा करा, सीट पक्की करी, कॉन्ट्रैक्ट है ये तो. कॉन्ट्रैक्ट करा था आपने, पैसे दिए थे, सीट बुक कराई थी, सर्विस बुक कराई थी, ठीक है. आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चल जाते हो. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाते हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाके मांगते हो रिलीफ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्लीज हेल्प मी, मेरा कॉन्ट्रैक्ट का कर दिया गया है ब्रीच. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको बोलता है देखो मेरे हाथ तो खड़े हैं, मैं आपको एक चीज दे सकता हूं, वो है सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको एक ही चीज दे सकता हूं, उस चीज का नाम है कॉम्पेंसेशन. मैं आपको सिर्फ पैसे प्रोवाइड करा सकता हूं अगर आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके कॉन्ट्रैक्ट को कर दिया गया ब्रीच. मेरे पैसे नहीं चाहिए, सीट चाहिए. सारे लॉज की शक्ल देख के आ गए हम, सारे लॉज ने कर दिए अपने हाथ खड़े. ठीक है, पंगा बढ़ गया, क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा. सेकेंड, आपके घर में एक आदमी आता है, रोज आपको बोलता है रूबल आई विल थ्रो यू आउट ऑफ योर हाउस. दिस इज माई हाउस. Every day a person is coming to your house and is saying कि मैम कि रूबल मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, मेरा घर है. तंग हो रहे हैं. पर जब तक वो निकाल नहीं सकता, सीपीसी कहती मेरे हाथ खड़े हैं. जब तक वो निकाल नहीं ना देता, सीपीसी कहती मेरे हाथों खड़े हैं. देखो मैं कैसे प्रूव, रूबल परेशान है, कैसे प्रूव करूं कि मेरा घर है, ये क्यों बोलता रहता है इसका. कोई लॉ कहता है मेरे तो देखो सारे लॉज ने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे हाथ खड़े हैं, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है इसका. बेसिकली ऐसी चीजों से डील करने के लिए हमारे पास आया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो कहता है देखो आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाना है ना, नहीं कर रहे ना, डिवाइन वाले सीट नहीं दे रहे, मेरे पास आओ, मैं आपकी हेल्प करूंगा और कोई आपकी इसमें हेल्प नहीं कर पाएगा. और मैं कौन सा रिलीफ दूंगा आपको, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बात नहीं करी गई है, जिसकी और कोई और लॉ में तो करी ही नहीं गई है. ये रिलीफ सिर्फ मैं आपको दे सकता हूं कि आपके कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा सकता हूं, स्पेसिफिकली उसी कॉन्ट्रैक्ट को जो ब्रीच हुआ है. यहां तक ठीक है. दूसरा वाला घर से बाहर निकलने वाला एग्जाम्पल, हम कह रहे हैं कैसे प्रूव करूं मैं इसे, कि रूबल कहती है मेरा घर है, मैं कैसे प्रूव करूं. हम कहते हैं रुको जरा, ऐसा नहीं कहता मेरे पास आ जाओ, मैं आपको इसका भी रिलीफ देता हूं. मैं आपको इसका रिलीफ देता हूं इन द फॉर्म ऑफ डेक्लारेटरी डिक्री. आप मेरे पास आओ, मैं डिक्लेयर कर दूंगा ये आपका घर है, और फिर ये घर आप उसे दिखा सकते हो, वो सर्टिफिकेट आप उसे दिखा सकते हो जो डिक्री आपके फेवर में आती है कि शट अप, जो भी बंदा आ रहा है ये तेरा घर नहीं है, ये घर तो मेरा है, और मैं कोर्ट से डिक्री ले आई हूं, डिक्लेयर करवा लाई हूं कि ये घर मेरा है. ठीक है. ऐसे बहुत सारे रिलीज हैं जो हमें कहीं और नहीं मिलते, और वो मिलते हैं हमारे को एसआरए में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में. तभी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एसआरए को हम चाइल्ड एक्ट बोलते हैं बहुत सारे लॉज का. यार इज अ चाइल्ड एक्ट, इसके बहुत सारे पेरेंट्स एक्ट है. सबसे बड़ा पेरेंट एक्ट उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है. मैं बोलती हूँ अच्छा एसआरए का पेरेंट एक्ट, एसआरए के पेरेंट्स तो बहुत सारे हैं पर मेन पेरेंट इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. क्यों बोलती हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसका मेन पेरेंट है? वाई? बिकॉज जब हम एसआरए शुरू करते हैं बेयर एक्ट, वहां पे अंदर लिखा गया है जो भी डेफिनेशन आपको मैं नहीं दे रहा ना, मैं सब कुछ नहीं डिफाइन करूंगा. कहता 4-5 डेफिनेशन देके छोड़ देता है. एसआरए 4-5 डेफिनेशन देके छोड़ देता है.
कहता सारा कुछ नहीं बताऊंगा यार, आई एम लेजी। आप क्या करो, आप ना आईसीए की हेल्प ले लो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हेल्प ले लो। जो जो वर्ड, मैं वर्ड यूज करूंगा, मैं वर्डेबल वर्ड यूज करूंगा, मैं अग्रीमेंट वर्ड यूज करूंगा, लेकिन मैं समझाऊंगा नहीं क्या है वो। उनके लिए आप मेरे पेरेंट एक्ट पास जाना, और मेरे पेरेंट एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहां तक ठीक है? ठीक है। अब बात आ गई यार, कोई हिस्ट्री भी होगी इस एक्ट की, कहीं से तो आया होगा। बिफोर वी डाइव डीप इनटू द इंडेक्स पोर्शन, वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाई ऑफ दिस एक्ट, क्यों बनाया गया। सबसे पहले ना 1877 से पहले की बात कर रही हूं मैं। 1877 से पहले हम मानते थे कि यार सभी जजेस के पास ना उनकी डिस्क्रिशनरी पावर थी कि वो जो चीज लॉ में अवेलेबल नहीं है उसको लेकर अपना दिमाग लगा लें। जो चीज लॉ में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है उसको लेके जजेस अपना दिमाग लगाएं, अपनी मर्जी से डिस्क्रिशनरी पावर के अकॉर्डेंस में इसका जवाब, इसके डिसीजंस दे दें। जस्टिस के प्रिंसिपल्स लगाएं, इक्विटी के प्रिंसिपल्स लगाएं, गुड कॉन्शियंस के प्रिंसिपल्स लगाएं और दे दें जवाब। हमें पता ही नहीं है, लॉ कहता है जी। ठीक है, तो हमने जजेस को विम्स एंड फैंसीज, जजेस की विम्स एंड फैंसीज से मतलब होता है, एक टर्म होती है विम्स एंड फैंसीज, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। इसको आप अपने लीगल लैंग्वेज में जरूर यूज कीजिएगा। विम्स एंड फैंसीज होती है मनमर्जी। ठीक है, तो हम कहते हैं यार कि एक जज की विम्स एंड फैंसीज के अकॉर्डिंग वो कोई भी डिसीजन दे सकता था, लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, कोई सिस्टम ही सेट नहीं हो पा रहा था। तो कहते हैं 1877 में पहली बार एसआरए बनाया गया। 1877 में जो एसआरए बनाया गया, इसमें 5-6 रिलीफ को जोड़ के एक जगह दे दिया गया कि यार ये पकड़ो, यहां पे आके ना रिलीफ सीख कर लेना, अगर कहीं और ना मिले तो। कर लिया जी। अब वो जो 1877 वाला एसआरए था ना, वो भी कंप्लीट नहीं था, उसमें भी बहुत दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, जिसके कारण हमारे पास लॉ कमीशन की 9th रिपोर्ट तैयार करी गई। लॉ कमीशन की 9th रिपोर्ट में क्या कहा? लॉ कमीशन की रिपोर्ट क्या होती है? जब भी हमारे को किसी चीज का भी कोई कलेश होता है ना, हम उसके लिए ना एक्सपर्ट बिठाते हैं, काम करो, लग जाओ इस काम पे, रिसर्च करो इस पे पूरी, इस पे एम्पेरिकल रिसर्च करो, इस पे ग्राउंड रिसर्च करो, इस पे आप प्रॉपर क्या कहते हैं, हमारे जजमेंट्स कैसी रही हैं, लोगों का बिहेवियरल पैटर्न कैसा है, लोग रिएक्ट कैसे करेंगे, इन सब चीजों को लेके भी रिसर्च करो। ठीक है, तो प्रॉपर रिसर्च करने के लिए हमने बना दिए, बिठा दिए बंदे, जूरिस्ट वगैरह बिठा दिए। ठीक है, अब उनका काम क्या है? लॉ कमीशन की रिपोर्ट के दौरान ये बताना कि एसआरए क्या काम, ये जो एसआरए है कामयाब है कि नहीं, कि नया एसआरए की जरूरत है। उन्होंने बोला देखो यार, हम मानते हैं। अच्छा, उन्होंने पहले एक काम करा, जब भी कोई लॉ कमीशन की रिपोर्ट तैयार होती है, यूजुअली ना पब्लिक में ना, जो पब्लिक इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, सबसे पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है। मेन काम ही क्या है? रिपोर्ट तैयार करने का रिसर्च ही तो काम है। रिसर्च कैसे? ग्राउंड पे एम्पिरिकल रिसर्च की जाए, सर्वे करे जाए कि क्या कारगर है ना। उन्होंने क्या करा? पूछा लोगों से कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। ठीक है, लोगों ने बोल दिया यार एक काम, नए एसआरए की जरूरत नहीं है, कोई सबसे आसान तरीका अपनाया जाए। उन्होंने बोला एक काम करो, सभी जितने भी ये रिलीफ आपने जो 5-6 अलग एक्ट में डाल दिए, खलेरा क्यों डाला है? इसको सारे खलेरे को समेट के जिस जिस एक्ट में बनता है उस एक्ट में डाल दो। जैसे कि अभी तक हमने क्या देखा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है साफ दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा होना चाहिए था, बट नहीं है जी। कहते हैं काम करो, वहां से उठाओ, यहां पे डालो। लोगों ने बोल दिया जी हमारे हाथ खड़े हैं, अलग अलग नहीं पढ़ना हमने। ठीक है, मेक सेंस? मेक सेंस? समझ आ रहा है? ठीक है, फिर क्या हुआ? हमारे पास ना एक अथॉरिटी है, बहुत ही तगड़े लोग जिनको हम बहुत मानते हैं, पॉलक एंड मुल्ला। मुल्ला की तो बुक्स भी पढ़ते हैं, मुस्लिम लॉ बाय मुल्ला,
हिंदू लॉ बाय मुल्ला, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बाय मुल्ला। उन्होंने बोल दिया हमारा मानना है कि ये बात तो सही है कि सबको अलग अलग डाल देना चाहिए, बट इट इज नॉट वर्थ द लेबर कि सभी एक्ट्स में अमेंडमेंट कर दी जाए। उन्होंने बोला ये बहुत मेहनत वाला काम है सभी एक्ट्स में अमेंडमेंट्स करनी, बिकॉज ये वाले रिलीफ फिट करने हैं। काम करो, दिस इज नॉट वर्थ द लेबर, गोली मारो, अलग एक्ट रहने दो, उसको अमेंड करके बना दो नया। जिसके तहत 1963 में 1962 में स्पेसिफिक रिलीफ बिल पास हुआ और बिल बन गया एक्ट इन 1963। पहले बिल होता है, बिल जब पास होता है बोथ हाउसेस द्वारा, दोनों हाउसेस लोअर हाउस अपर हाउस से जब वो बिल पास हो जाता है, ठीक है, हम जानते हैं कोई भी बिल दोनों हाउसेस से पास होता है, उसके बाद उसको असेंट मिलती है, प्रेसिडेंट के सामने रख दिया जाता है, फिर प्रेसिडेंशियल असेंट मिलने के बाद वो बिल पास माना जाता है और वो एक्ट माना जाता है। जैसे कि हमारे 3 नए क्रिमिनल लॉज कल आए हैं, 23 दिसंबर 2023 को, जितना मेरे को याद है डेट, है ना, 23 दिसंबर 2023 को उनको असेंट मिली थी प्रेसिडेंट की। 25 नहीं, 23 था, 25 तो बंद था, 23 था जितना मेरे याद है। एनीवे देख लियो, कर जाके कोई गल नहीं, कर जाके देख लियो, ठीक है। दिसंबर में उनको असेंट मिली प्रेसिडेंट की कि जी दोनों हाउसेस तो कब से लेके बैठे थे, ऑब्वियसली यार जो पार्टी पावर में है उन्हीं के मेंबर्स है मोस्टली हाउसेस में, वो असेंट तो दे ही देते हैं। बात अड़ जाती है प्रेसिडेंट पे आके, अब दोनों हाउसेस ने दे दिया तो प्रेसिडेंट की मजबूरी बन जाती है देने देना, और प्रेसिडेंट ने दे दी थी 23 दिसंबर को, और जैसे ही उन्होंने दे दी उसके बाद ही बोल दिया ये लागू होंगे 1 जुलाई को। इनैक्टमेंट डेट क्या होती है कि एक्ट की 2 डेट्स होती है कि एक्ट में ना, एक डेट, हाँ जी, थैंक यू, मेरे को बिल्कुल नहीं आइडिया, मेरे को लगा था 25 को बंद था 23 ही होगी, ठीक है, थैंक यू। 2 डेट्स होती हैं कि एक्ट की, एक इनैक्टमेंट एक इन्फोर्समेंट। इनैक्टमेंट जिस दिन ये एक्ट बना, ऐसे याद रखो, मेरे को तो ऐसे याद हुआ था, मैं तो फंस जाती दोनों में, अभी फंसती थी, ठीक है। इनैक्टमेंट क्या है, जिस दिन ये एक्ट बना, एक्ट किस दिन बनता है, जिस दिन प्रेसिडेंट हामी भर देता है, उसने हामी भरी थी 25 दिसंबर को ये एक्ट बन गया। एनफोर्समेंट, फोर्स में कब आना यार, 1 जुलाई को आया यार, कल आया, 1 जुलाई एनफोर्समेंट डेट हो गई, तो ये दोनों डेट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आप कोई एक्ट खोलते हो, बुक खोलते हो, बेयर एक्ट खोलते हो, उसके ऊपर शक्ल पर क्या बनी होती है, ऐसे एक्ट का नाम, पॉसिबली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। बेयर एक्ट है किसी के पास, नहीं है, एसआई का है, नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को याद नहीं है। You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference.
You are currently the only person in this conference. Aarti, Abhishek, Kiran, Maya. Am I audible now? Guys, hear me loud and clear. Then can you guys please see the screen? Just set the camera. Yeah. You all have to confirm so that I know and I'll start again. Otherwise, I'll continue. There was a power cut again. Perfect. Okay. हमने देख लिया इनएक्टमेंट एनफोर्समेंट क्लियर है. ठीक है. इनएक्टमेंट एनफोर्समेंट डेट बाद में होती है, पक्का एनफोर्समेंट बाद में होगी, हो सकता है दोनों साथ में हो. आज ही बना के आज ही लागू कर दिया, दोनों सेम भी हो सकती है. यूजुअली ये बाद में होती है. वी वर एट द फैक्ट कि यार स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की हिस्ट्री क्या थी. 1877 वाला, फिर उसमें 1963 वाला, 1962 में बिल पेश हुआ. 1962 में जो बिल पेश होते ही बोल दिया गया जो पिछला वाला है उसको रिपील माना जाएगा, अब नया वाला आएगा, हम उससे पढ़ेंगे. आ गया जी नया वाला पिक्चर में. प्री में एक बहुत ही पेट क्वेश्चन आता है. वो प्री का पेट क्वेश्चन क्या रहता है कि जो पुराना वाला 1877 वाला लॉ था, 1877 वाला वो किस पे बेस्ड था. ठीक है. उसका आंसर आपका होता है न्यूयॉर्क सिविल कोड. ये आपको प्री के लिए याद रखना होता है. जो पुराना वाला था 1877 का, वो न्यूयॉर्क सिविल कोड विच वाज द ईयर 1862 पे बेस्ड था. ठीक है. ओके. अब आ जाते हैं एसआरए की शक्ल देखने. पहले आता है यार हर एक्ट, ये हवाई तो देख लिया, बना कैसे हिस्ट्री देख ली है, क्या देख लिया जी. अब आ गया स्कोप ऑफ द एक्ट. पूरे लॉ के दो साइड्स हैं, एक सिविल साइड है, क्रिमिनल साइड है ना. बात आती है एसआरए किस पे लगता है यार. हम कहते हैं देखो एसआरए का स्कोप जो है ना बड़ा लिमिटेड सा स्कोप है. ये कहता है ये मेरे पे मत लगाओ, ये कहता है मेरे पे पूरा लगा देना. हमने जी एसआरए सिविल पे लगा दिया, तो एसआरए का स्कोप जो था वो हाफ लॉ रह गया, वो रह गया सिविल लॉ. ठीक है. सिविल लॉ से क्या मतलब हम जानते हैं, प्रॉपर्टी के केसेस, फलाना फलाना, जो भी क्राइम को छोड़ के, ऑफेंसेस को छोड़ के जो बचता है वो आ जाता है आपका सीपीसी सिविल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिविल लॉ, टीपीए सिविल लॉ, एनीथिंग सिविल, एनीथिंग एक्सेप्ट आईपीसी, सीआरपीसी, यूएपीए एटसेट्रा इज सिविल, है ना. जिसमें सिविल और क्रिमिनल का मेजर फर्क क्या है यार. सिविल क्रिमिनल का फर्क है जी, सिविल लॉ हम मानते हैं पूरी सोसाइटी को नुकसान नहीं करता. आपके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया किसी ने ब्रीच, पूरी दुनिया को क्या. आपका साथ धोखा कर दिया, आई मीन विद रिगार्ड्स टू प्रॉपर्टी, कुछ नहीं प्रॉपर्टी नहीं, विद रिगार्ड्स टू सेल, है ना. आपको बेचना था, किसी और को बेच दिया, पूरी दुनिया को क्या. ठीक है. um, कोई प्रॉपर्टी सक्सेशन के थ्रू आपको आनी थी, किसी और को चली गई, आपको आई ही नहीं, पूरी दुनिया को क्या. कोई ऐसी चीज
You are currently the only person in this conference. को 100 mg और मैंने फिर से ज़ेरोडॉल की वो मंगाई मैं कल रात को सोने में लेके सोई हूँ मुझे था कि आज पढ़ाना है सारा दिन आई कांट अफोर्ड everyone. Hi Anjali, I'll repeat that. I can just say sorry again and again. I can't. क्या कर रहे थे हम? हाँ मैं आपको बता रही थी इन्फोर्समेंट और इनैक्टमेंट का डिफरेंस अंजलि. इन्फोर्समेंट इनैक्टमेंट की है. इनैक्टमेंट है जब एक्ट बना. इनैक्ट में ही एक्ट. आपको पता है बाय द वे एक्ट कोड में डिफरेंस. एक्ट और कोड आईपीसी इंडियन पीनल कोड क्यों था और बाकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों है. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्यों है. सिविल प्रोसीजर कोड क्यों है और बाकी सब एक्ट्स क्यों है. सवाल जेन्युइन है इसका भी जवाब लेके जाना मुझसे आज. ठीक है. हाँ तो इनैक्टमेंट है ना. एक्ट नाम छूना नाम में एक्ट छुपा है. इसका मतलब क्या है एक ऐसी चीज जो एक्ट बनी है. ठीक है. जिस दिन एक्ट बनी है. एक्ट किस दिन बनती है. प्रेसिडेंट के असेंट के साथ. जिस दिन प्रेसिडेंट ने असेंट दी वो एक्ट बन गई. तो प्रेसिडेंशियल असेंट की डेट को हम बोल देते हैं इनैक्टमेंट डेट. और भाई जिस दिन पिक्चर में आनी है फोर्स में आना है उस दिन एनफोर्समेंट डेट कहलाता है अंजलि. इज इट क्लियर. प्राची नॉट बैड. यस. बाकी सबको कुछ ऐड करना है. क्या लगता है चलो बता दो एक्ट और कोड में डिफरेंस क्या लगता है. Okay. No idea. No idea. No idea. Same. No idea. No idea. Same. Okay. नाम देखो एक्ट वर्ड बना है इनैक्टमेंट से. जो एक्ट टर्म आई है ना वो यहां से आई है. और कोड टर्म जो आया कोड वो आया है यहां से.
You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference.
Hi everyone, I've just continued with the class because it was really not possible for me to wait for another set of 4-5 whatsoever minutes again and again and then start the class because students who are in the sitting in front of me, obviously they had just wait and do nothing, right? So that is why I just started with the class. It's just an orientation class. I'm sure that's not going to be an issue for you because whenever the classes start, I'm going to take it in great details. We'll go into nuances. We'll go into details of that. So you not find you have missed anything. तो आपने पूछा है वो न्यूयॉर्क सिविल कोड है उसका आंसर जिसने भी पूछा है मुझसे आरती 1966 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकंड चैप्टर है सेक्शन नंबर 9 to 25 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब हम जानते हैं हम अंदर नहीं जा रहे ठीक है तीसरा रिलीफ चैप्टर नंबर 3 बात करता है रिसेशन या रेक्टिफिकेशन नाम में ही रेक्ट जैसे कि करेक्ट में रेक्ट छुपा है वैसे ही इसमें भी रेक्ट छुपा है मतलब कुछ करेक्ट करने की बात कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंट बन गया उसमें मैंने आपको जमीन बेची थी अपनी तरफ से आपको लगा आपने खरीदी 10 मरले और बेची है करोड़ों रुपए की लेकिन जब डॉक्यूमेंट बन के आया उसमें लिखी है 9 मरले करोड़ रुपए यहां लिखी है 10 मरले 1,25,00,000 आप कह रहे हो सर वो बंदा कोर्ट में चल जाता है श्रद्धा परफॉर्म नहीं कर रही मैं कहती हूँ सर मैं परफॉर्म करने को तैयार बैठी हूँ पर करेक्ट करो 1 करोड़ कर दो इसे कर लूंगी मैं परफॉर्म ये होता है रेक्टिफिकेशन ये रिलीफ और कहीं है ही नहीं इससे मेरे को एसआर में जाना पड़ता है ठीक है रेक्टिफिकेशन का मतलब डन नेक्स्ट अप फोर्थ रिलीफ इज रिसेशन ये जो रेक्टिफिकेशन है सिर्फ एक सेक्शन है इसका सेक्शन 26 एक पूरे चैप्टर का एक ही सेक्शन है फिर आ गया फोर्थ चैप्टर सेक्शन नंबर 27 to 30 इज रिसेशन आप पढ़ते होगे कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करवाओ कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करने का क्या मतलब यार मैंने नहीं परफॉर्म करना ये मतलब है रिसाइंड करने का सर मैंने नहीं परफॉर्म करना देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना आपके पास 2 तरीके होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए या उसे परफॉर्म करना या उसे रिसाइंड करना सिंपल या हाँ कर लो या ना कर लो और ना करने को कॉन्ट्रैक्ट को हम रिसाइंड बोल देते हैं तो ये उसके लिए चैप्टर है अलग से चैप्टर 4 कॉन्ट्रैक्ट को कब कब मना कर सकते हो कि मैं नहीं करूंगा परफॉर्म हम यूजुअली जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड होता है या वैलिड होता है या वॉइडेबल होता है ना ठीक है अब देखो यहां पे थोड़ा सा जा रही हूं इसके अंदर क्योंकि आपके हर जगह काम आती है चीज एक चीज होती है अग्रीमेंट एक चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट कहता है जी देखो मेरे अंदर कुछ शर्तें हैं मेरे अंदर कुछ चीजें जोड़ दोगे तो मैं इसकी शक्ल ले लूंगा वरना मैं ऐसे बैठा हूं वो शर्तें आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है मैं नहीं बता सकती एसआरए में ना वी जस्ट नो कंसिडरेशन एटसेट्रा वगैरह होती हैं यहां के अंदर कहता है मेरे अंदर कुछ ऐड कर दोगे तो मैं ये बन जाऊंगा वरना मैं ये रहूंगा ठीक है जी अब बात आ गई यार ये जो ये 3 टर्म्स हैं इसमें से ये टर्म तो सबसे आसान है वैलिड कहते हैं जी वैलिड एक ऐसी चीज है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है जो किसी भी तरह की बेसिकली उसमें फ्री कंसेंट से बनाओ और एक मेजर इंसान के साथ बनाओ और पागल इंसान के साथ ना बनाओ 18 साल से बड़ा बच्चा हो बंदा हो
पागल ना हो और फ्री कंसेंट हो। बेसिक शर्तें यही हैं। फ्री कंसेंट तो मतलब फ्री की हामी, जबरदस्ती ना करवाया कुछ आपसे, ना आपके साथ धोखा हुआ हो, ना फ्रॉड हो, ना मिसरिप्रेजेंटेशन हो, ना कोअर्जन हो, ना अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, और ना मिस्टेक हो। ये आप चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा अराउंड सेक्शन 11 के बाद मिनोरिटी से नीचे आके 14-15 के करीब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि क्या क्या चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। ठीक है, हमने देख लिया। ठीक है जी, अगर ये सब हमारा पूरा हो गया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया वैलिड। अब बच गए दोनों टर्म्स। ठीक है, एक टर्म है जी वॉइडेबल और एक टर्म है वॉइड। हम कहते हैं जी, एक चीज समझना, माइनर है एक 15 साल का बच्चा, आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जी, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी ठीक हो ही नहीं सकता। वो गलती है यार, वो चीज कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाई, क्योंकि आपको जब मना किया था आपने माइनर के साथ किया क्यों? आपको पता नहीं है एक बच्चे के साथ नहीं कर सकते, बच्चे का दिमाग नहीं है, आपने बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। आप कहते कल को बच्चे बड़ा तो नहीं है, कोई बात नहीं। कहते देखो यार, ये चीज तो वॉइड एब इनिशियो है। शुरुआत, इनिशियल्स आपके नाम के क्या होते हैं? इनिशियल, इनिशियल स्टेज। इनिशियल इज फर्स्ट, बिगिनिंग। तो बिगिनिंग से ही गलत है जो चीज, वो है वॉइड एब इनिशियो। तो वॉइड एब इनिशियो, एक बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वॉइड एब इनिशियो ही होता है। ठीक है, अब बारी आ गई एक जो वॉइड है ना चीज, लेट्स कम टू वॉइड। वॉइड का बेसिक मतलब पता लग गया कि वॉइड एक ऐसी चीज जो खत्म ही है नहीं पल्ले इसके कुछ। और वॉइडेबल एक ऐसी चीज है जिसके पल्ले तो कुछ है, लेकिन आपके ऊपर है कि आप उसे पल्ले में रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो। इसका मतलब क्या हुआ? आपके साथ किसी ने धोखा करा, जबरदस्ती करा कि साइन कर, यहाँ पे आपने कर दिए, मैंने बोला कि यार कर दे, वरना जो भी कर लूंगी ना। मैंने आपसे कुछ साइन करा लिए, ठीक है, फोर्स के थ्रू या फ्रॉड। मैंने बोला यार ये ऑफिस के काम के कागज है, तेरे को क्या हो गया? आपने साइन करे, मैंने नीचे पेज रखा था, चलो हो गए दूसरे साइन, चलो जी हो गया काम। फ्रॉड के थ्रू साइन हो गए। बाद में आपने देखा ये फ्रॉड के थ्रू तो हुआ है, बट इस प्रॉपर्टी में बड़ा स्कोप है। अच्छा हुआ मेरे पास आ गई। तो फ्रॉड के थ्रू थी, आपकी कंसेंट जो थी वो फ्री तो नहीं थी, वो तो आपके साथ धोखा ही है। हम कहते हैं यार ऐसी चीजें जिसमें आपकी फ्री कंसेंट ना हो वो वॉइडेबल होती हैं। वॉइडेबल से क्या मतलब है हम जानते हैं। वॉइड करने, करार करने की एबल होना, एबल होना का मतलब एबिलिटी होनी है ना, हम जानते हैं एबिलिटी आपके पास। किस चीज की एबिलिटी है? इसको वॉइड डिक्लेयर करवाने की। इसका मतलब क्या हुआ? आप अगर चुप रहे तो वो वैलिड है। आप अगर कोर्ट में नहीं जाते, आप कहते मुझे मंजूर है, अच्छा हुआ मेरे साथ, तो भगवान की यही मर्जी थी, ठीक है, कहते हैं जी वैलिड। लेकिन अगर आपको लगता है हुआ तो धोखा है, मैं कैसे बर्दाश्त कैसे करूं, अगर मैंने आज बर्दाश्त कर लिया वैसे दोबारा होगा, आप चल जाते हो कोर्ट में। और अगर आप तब कोर्ट में जाते हो, आप कोर्ट को बोल सकते हो सर मेरी फ्री कंसेंट नहीं, मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है। एक काम करो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है ना, इसको वॉइड करार कर दिया जाए। वॉइड करार करने का मतलब, सर मेरे साथ धोखा हुआ है, इस फ्रॉड के कारण मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना चाहता हूं, तो आप काम करो मेरे पे कोई केस ना हो अगर मैं ना परफॉर्म करूं, क्योंकि मेरे साथ तो धोखा हुआ है। अगर मैं चुप करके घर बैठे रहता हूं तो वैलिड है। वॉइडेबल एक ऐसी चीज है, घर बैठे रहता हूं तो वैलिड है। अगर मैं चली गई कोर्ट, I go to the court and because I have the ability to get it declared as void, it is known as voidable. ठीक है, ओके, ठीक है। अब ना ये दोनों वर्ड्स का मतलब ठीक है। अब एक होता है void agreement, एक होता है void contract। एक होता है void agreement, एक होता है void contract। void agreement का क्या मतलब है? void agreement एक ऐसा बच्चा who was born dead, चाइल्ड वॉज बोर्न डेड, मतलब एक ऐसी चीज जो पैदा हुई, पैदा ही मर के हुई, बड़ी नहीं हो पाई कभी। ऐसा अग्रीमेंट
जो अग्रीमेंट की तरह पैदा हुआ, कभी कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल ले ही नहीं पाया। एक ऐसा अग्रीमेंट पैदा तो देखो अग्रीमेंट की तरह ही हुआ है, लेकिन ऐसी हालत में पैदा हुआ कि वो बड़ा नहीं हो पाएगा कभी। ठीक है, इसका मतलब एक ऐसा, इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर, कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। ये भी नहीं कभी 18 साल का हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, ना 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 ना, ठीक नहीं होना इसने, इज बॉर्न डेड। ठीक है, मेक सेंस, ये तरीका है याद रखने का। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है, देखो पैदा होके बड़ा हुआ है तभी कॉन्ट्रैक्ट बना है, सीधा कॉन्ट्रैक्ट पैदा नहीं होता। जब एक बच्चा पैदा होता है तो एग्रीमेंट की तरह पैदा होता है ना, उसके बाद उसने कॉन्ट्रैक्ट बनना है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसे बड़ा होना पड़ता है, मेच्योर होना पड़ता है। मेच्योरिटी इसमें आई है तो कॉन्ट्रैक्ट बना है। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ये क्या भला है, हम कहते हैं जी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज है जो कि कल को हमारे साथ ना, आपका काम है पाकिस्तान के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, वॉर होगी, मना कर दिया गया कि क्राइम है वहां पे कुछ भी एक्सपोर्ट करना ना, आपने करना ही नहीं, पर आपको कॉन्ट्रैक्ट था। या सिंपल एग्जांपल, पटाखों का कॉन्ट्रैक्ट था, पटाखे हो गए बैन, पटाखों का कॉन्ट्रैक्ट था, पटाखे हो गए बैन। मैंने बोला था फैक्ट्री है मेरी, कि मैं आपको 10 लाख के पटाखे बेचूंगी दिवाली पे, अब पटाखे बैन हो गए। आप कह रहे हो शुद्ध पटाखे बेच, मैं कह रही हूँ सर कॉन्ट्रैक्ट बैन है, आप कह रहे हो बेचो नहीं, आपने बोला था। आप कहते हो सर श्रद्धा ये कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज पे आया ना, मान लिया बच्चा बड़ा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज पे तो आया, बट बाद में मर गया, बैन लग गया, या उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, या उसको किसी भी तरीके का क्राइम बना दिया गया। जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए हैं, पाकिस्तान के साथ वॉर या पटाखे का बैन होना। तो आप 56 में फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाके देखेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, हो ही नहीं सकता परफॉर्म, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गई अब। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कंफ्यूजन रहती है लोगों को, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वॉइड अग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, हो सकता है। दिस इज व्हाट माय टेक ऑन दिस इज। ठीक है, कि एग्जांपल्स के साथ हम देखें तो सेंस बना रहा है एकदम, और इसको याद करने का मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए, मैंने खुद ही ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं इसको याद कर नहीं पा रही थी तो मैंने तरीका बनाना पड़ा मुझे कि वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस कैसे क्रिएट करूं। ठीक है, तो यही तरीका मेरे लिए काम करा था, एक चाइल्ड वाला, अ चाइल्ड हु इज बोर्न डेड, अ चाइल्ड हु डाइज लेटर। ठीक है, ठीक है, एवरीवन एल्स डज इट वर्क? फटाफट 1 मिनट में वाइंड अप कर रही हूं मैं अब लेक्चर। हम देख रहे थे 4th रिसेशन, 5th चैप्टर जो है आपका, 5th चैप्टर बात करता है कैंसिलेशन की, हाँ कैंसिलेशन, सेक्शन नंबर 31 to 33। 6th चैप्टर बात करता है डेक्लारेटरी डिक्री की, डेक्लेरेशन की, जो बात करता है सेक्शन नंबर 34 to 35 की, 34 to 35। देन 7th चैप्टर और 8th चैप्टर कंबाइंड जो बन जाता है आपका पार्ट 3, वो बात करते हैं आपके जंक्शंस की। दिस इज एंटायर स्कीम ऑफ पूरा का पूरा एसआरए। ये चैप्टर जो है दोनों ये कंबाइंड बात करते हैं 36 से लेके 44 तक, 36 से लेके 44 तक, जिसमें से 42 और 43 जो है, सॉरी 43, हाँ 42 और 43 जो है वो रिपील्ड है, पर आप गोली मारो, ये बाकी बात की बातें हैं। 36 से 44 आपका पूरा चैप्टर है। ठीक है, दिस ऑल अबाउट एंटायर एसआरए, and obviously we are going to dive deep into it in due course of time and in our regular classes. अभी के लिए I don't think आपका एसआरए स्टार्ट हो रहा है, is it? Do you know आपके कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं? I think it's CRPC, हिंदू लॉ, I think, और एक और आपका कोई होगा। Sir, I am taking it morning batch, evening batch will be taken by Rohit sir. ठीक है? Okay. Thank you very much. Take care of yourselves. Have a good day ahead.